नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 7 के नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण से लेसन नंबर 5 शब्द एवं शब्द भेद लेके आई हूँ। इसके पहले हमारी जो भी पिछली वीडियो गई हुई है वो फुल एक्सरसाइज और चैप्टर कवर करते हुए ये जो है संधि तक हो चुका था और बीच में कुछ हेल्थ इशू के अवरोध के वजह से मैं क्लास लेना बंद कर दी थी। बाकी अब कंटिन्यू कर रही हूँ। आइए हम पढ़ेंगे आपका ये चैप्टर 5। आइए देखते हैं। आपका चैप्टर है शब्द एवं शब्द भेद। शब्द से तात्पर्य देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। शब्द से क्या तात्पर्य है? हम लोग जो रोज़ न जाने कितने ही शब्द का प्रयोग किसी न किसी रूप में करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है किसी न किसी रूप में करते हैं। जैसे शब्द है हमारा मेज, कुर्सी, घर, किताब, कलम, दवात, फल, फूल, घोड़ा, कुत्ता, लोटा, कटोरी, बाल्टी, साइकिल आदि ऐसे शब्द है जो नित्य हम प्रयोग में लाते हैं। नित्य मतलब हर रोज़ और हर समय हम प्रयोग में लाते हैं इन शब्दों को। आप देख सकते हैं कि ये सभी शब्द अलग अलग ध्वनियों तथा स्वर और व्यंजनों के मेल से बने हैं। उदाहरण के लिए जैसे कटोरी शब्द की रचना क हलंत प्लस अ हलंत ट हलंत प्लस ओ हलंत प्लस र हलंत प्लस ई ध्वनियों के मेल से हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि देखिए अब हमारा यहाँ पे कि शब्द कैसे है उसका हम यहाँ पे देखेंगे। जो पीली पट्टी है इसमें दिया हुआ है आपका ये परिभाषा दिया हुआ है। विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनी रचना शब्द कहलाती है। अर्थात जो अलग अलग प्रकार की जो ध्वनियाँ होती है उनके मेल से जो रचना बनी है उसको हम शब्द कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी भी ध्वनि को किसी भी दूसरी ध्वनि के साथ मिला देने से शब्द बन सकता है क्या? तो देखिए जैसे कटोरी शब्द है तो आई ध्वनियों का क्रम बदल कर कटोरी के अलावा यदि और कोई जैसे रख देते हैं, जैसे ट को पहले रख दिए और इस तरह से किए हैं जो हम यहाँ पे इसका वर्ण विच्छेद तो देखिए ट हलंत प्लस ओ प्लस क हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस ई शब्दों से बना शब्द कह सकते हैं। परंतु ये तो टोकरी बन गया, कटोरी से टोकरी बना। लेकिन देखिए अगर जो उसको फिर हम और पलट देंगे जैसे रिक्टो करेंगे या टोरी करेंगे तो इसका सार्थक शब्द नहीं बनेगा, ये निरर्थक हो जाएगा। इसी तरह से देखिए शब्द हिंदी में अर्थवान होना चाहिए। जैसे रिक्टो और टोकरी नहीं, टोकरी तो अर्थवान है लेकिन रिक्टो जो है अर्थवान नहीं है। ये देखिए ये निरर्थक शब्द है। ध्वनियों का ऐसा मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ हो वही शब्द कहलाता है। अर्थात जो हम इन ध्वनियों को मिला करके एक जो सार्थक शब्द बन रहा है, जो अर्थ दे रहा है, कुछ उसका मतलब हो, उसको हम जो शब्द कहेंगे। और जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसको पढ़ने में ही अच्छा नहीं लगता हो, समझ में इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे शब्द का जो समझ में ना आए कि क्या है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, तो ये वो निरर्थक हो जाता है, वो शब्द नहीं कहलाता है। चलिए हम आगे देखेंगे। आइए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, आइए हम देखेंगे। इसी तरह से देखिए अब वो शब्द नहीं होगा जो निरर्थक हो जाएगा। जब शब्द का कुछ अर्थ हो तो सार्थक अर्थ हो, बता रहा हो जो शब्द, तो उसको हम शब्द कहेंगे। चलिए शब्द भाषा की अर्थवान या सार्थक इकाई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है शब्द भाषा की अर्थवान या सार्थक इकाई है।
अब हम आगे देखेंगे। ये परिभाषा है बच्चों, शब्द भाषा की अर्थवान या सार्थक इकाई है। ये आपका परिभाषा हो गया शब्द की। देखिए, शब्द की एक अन्य और विशेषता, भाषा में शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है वह वाक्य रचना के नियमों में बच जाता है, जबकि शब्द तो वाक्य के बाहर की इकाई है, इसलिए यह स्वतंत्र है। अतः यह भी ध्यान रखिए, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। ये बात आपको ध्यान में देनी है कि शब्द क्या है, भाषा की स्वतंत्र इकाई है। देखिए, शब्द की परिभाषा देखिए, ध्वनियों का ऐसा समूह जो अर्थवान तथा स्वतंत्र है शब्द कहलाता है। ये आपका परिभाषा है शब्द की। शब्द की परिभाषा है बच्चों, देखिए इधर पीली पट्टी में, ध्वनियों का ऐसा समूह जो अर्थवान तथा स्वतंत्र होता है शब्द कहलाता है। शब्द भंडार देखेंगे। अब हम आगे जाएंगे बच्चों। देखिए, शब्द भंडार क्या होता है। हर भाषा में न जाने कितने शब्द है और ये सभी शब्द एक ही प्रकार के नहीं होते। कुछ शब्द वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम संज्ञा शब्द की सूचना देते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, मोहन, सोहन, आगरा, दिल्ली, अच्छाई, बुराई आदि। कुछ शब्द अन्य शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द कहलाते हैं। अर्थात कुछ संज्ञा वाले शब्द होते हैं शब्द भंडार में, तथा कुछ विशेषण वाले शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा वाले में आपका जैसे कुर्सी, मेज, मोहन, सोहन, आगरा, दिल्ली, अच्छाई, बुराई आदि आ गया। और देखिए, विशेषण वाले शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, काला, सफ़ेद, सुंदर, असुंदर आदि। ये कुछ जो है ये आपका विशेषण वाले शब्द हो गए। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और देखते हैं। देखिए, घटनाओं क्रियाओं को बताने वाला क्रिया भी शब्द होते हैं, जैसे दौड़ना, चलना, खेलना, खाना पीना, उठना बैठना। ये आपका क्या है, क्रिया के शब्द है। ये शब्द भंडार के साथ शब्द भंडार में आएंगे। जैसे शब्द भंडार में एक आ गया संज्ञा, और दूसरा विशेषण आ गया, और तीसरा है क्रिया। तो क्रिया में दौड़ना, चलना, खेलना, पीना, उठना बैठना आदि शब्द आ गए बच्चों। चलिए आइए हम देखते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा में तरह तरह के शब्दों का भंडार है। चलिए अब आगे हम देखेंगे। यहाँ देखिए, शब्दों के भेद व प्रभेद। शब्दों के कितने भेद या प्रभेद होते हैं। तो शब्दों के भेद में हम जाएंगे तो देखिए, शब्दों का वर्गीकरण कुछ प्रमुख आधार इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ देखिए, आपका चित्र में दिखा रहा होगा यहाँ पे शब्द भंडार। और यहाँ पे देखिए, पहला है जैसे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा है शब्द के वर्गीकरण, देखिए आपका यहाँ पहला दिया हुआ उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। दूसरा है रचना के आधार पे। तीसरा शब्द विकार व आधार, शब्द विकार के आधार पे। और चौथा आपका है अर्थ के आधार पे। ये आपका रहा शब्दों के वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण किन किन आधारों पे, देखिए उत्पत्ति या स्रोत के, और दूसरा आपका रचना के, तीसरा शब्द है शब्द विकार के आधार पे, और चौथा है अर्थ के आधार पे। फिर से ध्यान से सुनिए। पहला है शब्दों का वर्गीकरण में, पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। दूसरा है आपका रचना के आधार पे। तीसरा शब्द विकार के आधार पर, और चौथा है शब्द के अर्थ के आधार पे। चलिए अभी हम आगे जाएंगे। देखिए, अब इसमें हमारा जो पहला था शब्दों का वर्गीकरण, उसमें पहला हमारा जो था उत्पत्ति के या स्रोत के आधार पे, तो उसमें हम जाएंगे। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे कैसे शब्द आते हैं, जैसे हम देखिए कौन कौन से। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे भी चार जैसे आते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव और देशज, और कुछ विदेशी जो होते हैं आपके उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे शब्दों। देखिए यहाँ पे शब्दों के स्रोत से तात्पर्य है शब्दों का वह मूल जहाँ से हिंदी में आए हैं। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से आए हैं, बहुत से अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से ही। इसके अलावा अनेक हिंदी बोलियों से आ गए हैं। अतः इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि इन शब्दों का स्रोत संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, हिंदी की बोलियां हैं।
जैसे देखिए, स्रोत के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। पहला हमारा जो था, स्रोत के आधार पे जो उत्पत्ति या स्रोत है, उसके आधार पे पहला शब्द हमारा आया हुआ है जो है वो तत्सम। तत्सम मतलब तत्, तत् प्लस सम। तत् का मतलब हुआ उसके, प्लस सम का अर्थ हुआ समान, अर्थात संस्कृत के समान, उसके समान। तत्सम का अर्थ होता है बच्चों, तत्सम का अगर जो हम ऐसे करते हैं, देखिए यहाँ देखिए, तत् प्लस सम, तो तत् का अर्थ होता है उसके, तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है बच्चों समान, समान, तो उसके समान। ये हुआ आपका तत्सम का अर्थ। तो उसके समान तो किसके समान, तो हम देखेंगे वो संस्कृत के समान। चलिए, और तत्सम का अर्थ हो गया संस्कृत के समान। तो देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, तत्सम का अर्थ है संस्कृत के समान, अर्थात स्रोत भाषा संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और जो भी रूप प्रयुक्त किए जाते हैं उसे तत्सम कहा जाता है। देखिए नीचे दिए गए हैं, अर्थात संस्कृत से जो शब्द आए हैं उसको उसी के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, कोई बदलाव नहीं हुआ है उसमें, और उसी तरह से हिंदी में लिखे जाते हैं, उसको तत्सम कहते हैं। जो जैसे पाप, सर्प, अबला, किरण, विद्यालय, पिता, भव्य, मयूर, पुण्य, विद्यार्थी, क्रिया, कर्म, माता, मान, प्रकाश, रवि, स्वप्न, दिव्य, स्वस्थ, व्याकरण, ये जो शब्द है आपके तत्सम के शब्द हैं। चलिए अब देखेंगे तद्भव। तद्भव जैसे शब्द है बच्चों, देखिए तद्भव शब्द का अर्थ है उसके, संस्कृत से हुए, अर्थात तत् मतलब उसके, और भव मतलब उत्पन्न, अर्थात उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से जो उत्पन्न हुए हैं अर्थात बने हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे। तो वास्तव में ये शब्द संस्कृत के शब्दों से विकसित हुए हैं। इन शब्दों के रूप में अंतर आ गया है, पर हम इन शब्दों का विकास के देखते हुए कुछ इसके मूल शब्दों तक पहुंच सकते हैं। देखिए उदाहरण के लिए हम देखेंगे कैसे बने हैं तद्भव, संस्कृत से हिंदी में कैसे बदल गया है बच्चों। देखिए आपका तद्भव शब्द है आपका दांत। देखिए इस पे चंद्र बिंदु लगा है, जिस पे भी चंद्र बिंदु जैसे ऐसे लगे तो आपको समझ जाना चाहिए वो हिंदी के शब्द हैं, संस्कृत के नहीं हैं। और दंत में देखिए ये अनुनासिक लगा है। चलिए सर्प, यहाँ पे देखिए सांप, द्वि, दो, रात्रि से रात बना है, हस्त से हाथ बना है, मस्तक से माथा बना है, पत्र से पत्ता बना है, मेघ से मेघ बना है, बधू से बहू बना है, सूर्य से सूरज बना है, आम्र से आम बना है। अर्थात इधर वाले जो शब्द है, जो ये वाला इस पट्टी जो मूल संस्कृत शब्द है, ये संस्कृत के शब्द हैं, और इससे बने हुए जो इधर वाले ये जो शब्द है ये हिंदी के शब्द है, और ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही दिया हो, जैसे दुग्ध है, मृत्यु है, शतम है, तो दुग्ध से दूध, मौत, शतम से सौ, क्षण से छन, ओष्ठ से ओठ, कर्ण से कान, बिंदु से बूंद। इसी तरह से आपका बना है ये जो शब्द है इधर वाले पट्टी में जो मूल संस्कृत के शब्द है। जिसमें एक और चीज़ है बच्चों, जैसे इसमें देखिए, जैसे इसमें द्वित वर्ण जैसे, और जैसे कटे पीटे जैसे शब्द जो बीच में आधा त आधा इस तरह का जो आधा स आधा र का, जैसे इस तरह का जो प्रयोग ज़्यादातर ये संस्कृत में ही होते हैं। तो ऐसे आपको थोड़ा पहचानना होगा। और इधर देखिए ये सीधे सीधे हिंदी में आसान शब्दों में लिखा गया है, और ज़्यादातर इस तरह से जैसे बूंद दिया है, हंसी दिया है, काट दिया है, दांत दिया है, सांप दिया है, ये जिसके इधर ये चंद्र बिंदु जिसके इधर सर पे दिया गया है शिरोरेख के ऊपर, तो इससे आपको समझना होगा कि ये जो है ये तद्भव शब्द है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम। देखिए अब तद्भव आप समझ लिए तद्भव क्या होता है और तत्सम क्या होता है। जो संस्कृत के समान सेम सेम होता है, हूबहू संस्कृत के जैसे ही हिंदी में आ गया है तो उसको हम तत्सम कहेंगे। और जो संस्कृत की से बदल करके थोड़ा अलग लिखा गया है उसको हम तद्भव कहते हैं। ये आपका तद्भव तत्सम था। अब देखिए तीसरा है आपका देशज शब्द या देसी शब्द। देशज शब्द में जैसे हमारे गांव के बोलचाल के भाषा में जैसे जो शब्द है वो जो हिंदी में आए हैं उसको हम देशज कहते हैं। तो देखिए देशज शब्द या देसी शब्द ये देखेंगे हम। देशज शब्द का जो है बच्चों यहाँ पे देखेंगे, ये शब्द हिंदी की बोलियों या ग्रामीण अंचलों के प्रभाव से विकसित होकर ग्रामीण अंचल अर्थात गांव के क्षेत्रों से आए हैं। इन शब्दों का स्रोत संस्कृत में नहीं मिलता, अर्थात जो ये गांव से जो बोलियां आई है ये जो संस्कृत में नहीं मिलते हैं। देशज शब्दों के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे ये संस्कृत में नहीं मिलते हैं। इधर देखिए झटपट, गड़बड़, अटकल, झंझट, झाड़ू, सिलवट, लोटा, कटोरा, लड्डू, पगड़ी, खटिया, भोंपू। ये शब्द जो है आपके ये देशज या देसी कह सकते हैं। गांव की बोलचाल की जो भाषा है जो ये हिंदी में आए हैं वो ये संस्कृत में नहीं मिलते हैं। ये आपकी देशज भाषाएं हैं जैसे झटपट, गड़बड़, अटकल, झंझट, झाड़ू, सिलवट, लोटा, पगड़ी, कटोरा, खटिया, लड्डू, भोंपू। ये जो है आपके देसी शब्द हैं। और चौथे नंबर पे आपका आ गए हम यहाँ पे, तो ये विदेशी शब्द दिए हुए हैं जो अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं जो है हिंदी में आ गए हैं। इनको हम आगत भाषा भी कहते हैं। आगत विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए अरबी, फारसी, तुर्की से आए हुए, तो अरबी, फारसी, तुर्की के जो ये शब्द है देखिए जैसे अदालत, कागज, चाकू, जिला, कैंची, संदूक, सरकार, पनीर, कानून, दफ्तर, बेगम, जहाज, मसाला, किशमिश, पिस्ता, अफसोस। ये जो शब्द है आपके ये विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। जो ये अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द है। और अंग्रेजी के शब्द यहाँ पे देखिए अंग्रेजी से आए हुए जैसे डॉक्टर है, सेंटर है, टेलीफोन है, चॉकलेट है, डिग्री है, कॉलेज है, मीटिंग और टीवी। ये जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो ये आगत शब्द है विदेशी भाषा से आए हुए शब्द। चलिए आगे देखेंगे। आगे और दिया हुआ है जैसे आपका ये अंग्रेजी भाषा के टमाटर, पेस्ट्री, सिगरेट, ग्लास, कैप, रेडियो, टोस्ट, टेप रिकॉर्डर, बिस्किट और रेल, स्टेशन, मशीन, बैंक, पैंट, बेंच, स्कूल, स्वेटर, कंप्यूटर, पार्टी और टाई। ये भी जो है आपके विदेशी भाषा के हैं शब्द। आगे हम देखेंगे। अब दूसरा हमारा ये आ गया जैसे उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे जो वर्गीकरण हुआ था उसमें हमारा पहला ख़त्म हुआ टॉपिक और दूसरा टॉपिक है रचना के आधार पर। और रचना के आधार पे जैसे देखिए रचना के आधार पे आप जानते ही हैं कि हिंदी में लड़का, बच्चा, घोड़ा, आदत, सुंदर, ईमानदार, किताब आदि तो शब्द है ही, साथ ही इनसे बने लड़कपन, बचपन, घुड़सवार, अनादर, असुंदरता, ईमानदार, किताबी आदि शब्द। यद्यपि ये शब्द मूल शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर बने हैं, अर्थात जो आपका जो शब्द है जैसे घोड़ा से ये जो मूल शब्द है इनसे जो मिल कर के जो शब्द बने हैं, जैसे घोड़ा से घुड़सवार हो गया और असुंदर से सुंदर, सुंदर से असुंदर हो गया, उसी तरह से बच्चा से बचपन हो गया। इसी तरह के जो ये जो शब्द है जो है रचना के आधार पे है। शब्दों की रचना में अंतर होने के कारण इन शब्दों के भेद कर सकते हैं, जैसे मूल शब्द तथा यौगिक शब्द। इन शब्दों का हम जब भेद करेंगे तो मूल और शब्द और यौगिक शब्द के रूप में देख सकते हैं। हम मूल शब्द देखेंगे। हम देखिए यहाँ पे मूल शब्द दिए हुए हैं। वे सरल शब्द जिनको अधिक छोटे सार्थक खंडों में न बांटा जा सके मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे
मूल शब्द वे छोटे से छोटे शब्द हैं जिनको हम तोड़ ना सके, तोड़ने के बाद जो है वो कोई अर्थ ना दे सके, उसको हम जो है वो मूल शब्द कहते हैं। जैसे कोई शब्द है जे वो छोटा से छोटा शब्द जिसको हम तोड़े तो कोई सार्थकता उत्पन्न न हो, जिसमें कोई अर्थ न निकले, तो उसको हम मूल शब्द कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सुंदर शब्द के यदि हम खंड करेंगे तो सुंदर को हम अगर जो तोड़ रहे हैं तो देखिए कैसा क्या कोई अर्थ निकलता है या नहीं। देखिए सुम प्लस दर या सुन सुंद प्लस र से, तो ये निरर्थक खंड है, अर्थात सुन का भी कोई अर्थ नहीं, दर का भी कोई अर्थ नहीं है, उसी तरह से सुंद प्लस र का भी कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक हो जा रहा है। अर्थात कोई भी ऐसा शब्द जो इतना छोटा है कि जिसको तोड़ने के बाद जो है वो कोई अर्थ नहीं दे रहा है, उसको ही हम मूल शब्द कहेंगे। और आगे चलेंगे यौगिक। यौगिक शब्द को हम देखेंगे तो यौगिक शब्द है जो शब्द दो या दो से अधिक इकाइयों के योग या मेल से बने हैं वे यौगिक कहलाते हैं। अर्थात यौगिक का मतलब ही हुआ मिलना, योग मतलब जुड़ा हुआ, मिला देना, दो शब्दों को मिलाना। तो जैसे दो शब्दों को मिला करके जो अर्थ बनेंगे उनको हम, जो शब्द बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। यौगिक शब्द के छोटे छोटे अर्थवान खंड किए जा सकते हैं। यौगिक शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो दो अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। तो यौगिक शब्द देखिए जैसे राज प्लस महल, तो सु प्लस पुत्र लड़का, राजमहल से राज प्लस महल से राज, महल से घर, अच्छा उसी तरह से सु से अच्छा, पुत्र से पुत्र, सुपुत्र। इसी तरह से यौगिक शब्दों की रचना तीन तरह से हो सकती है। जैसे पहला है मूल शब्द। मूल शब्द देखिए आपका ये रहा, जिसको तोड़ने से कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे पहले में देखिए पत्र प्लस वाहक, पत्रवाहक। उसी तरह से यहाँ राष्ट्र प्लस पिता से राष्ट्रपिता है, और विद्या प्लस अर्थी से विद्यार्थी, काली प्लस मिर्च से काली मिर्च। जो है यौगिक शब्द बने हैं तो मूल शब्द जो है दोनों तरफ ही मूल मूल शब्द है, और उससे जो तीसरा ये बना है इधर देखिए इक्वल टू के पीछे जो इधर मैं इधर राउंड राउंड जो कर रही हूँ इससे माउस पॉइंटर से, तो ये जो है आपका ये यौगिक शब्द है। और इधर ये मूल शब्द है पत्र, और ये भी है वाहक, भी जो है एक मूल शब्द है। दो अलग अलग मूल शब्द है और दोनों को मिला करके एक यौगिक शब्द बना दिए हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए दो इधर अलग अलग मूल शब्द है, जैसे प्रधान प्लस अध्यापक से प्रधानाध्यापक बन गया। उसी तरह से इधर भी मूल शब्द एक है धर्म है, प्लस इधर एक मूल शब्द अर्थ है तो धर्मार्थ बना। जन्म प्लस दाता से जन्मदाता बना। देश प्लस वासी से देशवासी। तो ये जो है ये मूल शब्द है। इधर भी जो दिख रहा है ये भी आपका मूल शब्द है, और इधर जो बना है ये आपका हो गया है यौगिक शब्द। इसी तरह से अब हम इधर देखेंगे, ख नंबर में दिया हुआ है आपका उपसर्ग प्लस मूल। इसमें जो है मूल मूल था, और इसमें देखिए इधर आगे उपसर्ग रहेगा और प्लस इधर मूल शब्द रहेगा। तो देखिए अन उपसर्ग है आपका प्लस आदर से, अन आदर से आपका अनादर बना है। बे प्लस ईमान से बेईमान, बे आपका उपसर्ग है, अन उपसर्ग है आपका, और बी उपसर्ग है। तो अन प्लस आदर से अनादर, बे प्लस ईमान से बेईमान, अन प्लस पढ़ से अनपढ़, बी प्लस नम्र से विनम्र। इसी तरह से देखिए अब ये जो शब्द बन गए आपके ये यौगिक शब्द बन गए। उपसर्ग प्लस मूल शब्द से मिल करके जो शब्द बन गए ये यौगिक शब्द बन गए। बी प्लस नाश से विनाश, दूर प्लस दिन से दुर्दिन, सु प्लस कुमार से सुकुमार, अ प्लस सुंदर से असुंदर, वीर दूर, और सु और अ, ये जो है आपके जो देखिए आगे वाले जो शब्द है ये उपसर्ग से के शब्द है और ये मूल शब्द है, और जो इक्वल टू के पीछे बना है ये मूल और उपसर्ग से बना शब्द जो ये यौगिक शब्द बना। ऐसे हम आगे देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम
कल के वीडियो में बाकी का आप जो बचा रहेगा आपके चैप्टर उसका एक्सप्लेनेशन प्लस जो आपके बैक एक्सरसाइज है उसको मैं पूरा पूरा कंप्लीट करा दूँगी। धन्यवाद।